नमस्कार, क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और भारतीय बाजार में धुआंधार तेजी नजर आ रही है। वीकली एक्सपायरी का दिन है, वॉलेटिलिटी हो सकती थी लेकिन वॉलेटिलिटी नहीं नजर आ रही है। चौतरफा तेजी, जहां भी नजर दौड़ाएंगे मजबूती ही मजबूती पाएंगे। गुड आफ्टरनून अजय। मजबूती के साइंस तो हम देख ही रहे हैं और इस वक्त हर सेक्टर हर पॉकेट में तो तेजी है, लेकिन पिछले 15 मिनटों में सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी ने नए रिकॉर्ड छुए हैं। देखिए, नए रिकॉर्ड की तो आदत हो जानी चाहिए क्योंकि मोमेंटम बहुत तेज है। आज हमने, जो मुझे बहुत सरप्राइजिंग लग रहा है, यूएस मार्केट खराब होने के बावजूद तेजी दिखाई है। हमने एशिया के कमजोर होने के बावजूद आउट परफॉर्म किया है। तो अगर आप ईयर टिल डेट, इस साल का अगर आप चार्ट देखें तो हम 5% चले और ग्लोबल मार्केट 20% चले, यूएस मार्केट। तो कुछ कैचअप ट्रेड हम कर रहे हैं और हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये खास देखने वाली बात है। हमने देखा कि आज अगर बाजार को देखिए तो ओपिनियन डिवाइडेड। डायरेक्टर साहब ग्राफिक्स लेके आइए चार्ट के, कि एक तरफ मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि यहां से भी बाजार में अपसाइड की उम्मीद है। बिल्कुल, आज सुबह की जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। दूसरी तरफ सीएलएस से ये बात कह रहा है कि बुल एंड बेयर इंडिकेटर वो थोड़ा ओवर स्ट्रेच की तरफ टिल्ट अप किया हुआ है। डायरेक्टर साहब बुल एंड बेयर इंडिकेटर लेके आइए, जो हमने बनाया है अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। जो ब्लूमबर्ग पे और सीएलएसए का एक बुल एंड बेयर इंडिकेटर होता है। मतलब बुलिश साइंस पर ज्यादा कन्विक्शन है, इज व्हाट इट मींस? नहीं, उसका मतलब ये है कि इस समय जो बाजार है, अक्टूबर लोज में एक्सट्रीम बेरिश टेरिटरी में चला गया था। हर आदमी कह रहा था कि ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा बाजार, 15,000 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये इनकी रीडिंग है, समझ रहे हैं आप? ये एक्सट्रीम जीरो पे होती है एक्सट्रीम बेरिश रीडिंग और 100 पे होती है एक्सट्रीम बुलिश रीडिंग। वो 96 से पहुंच गई है। सीएलएसए का इंडिया बुल बेयर इंडेक्स है ये। तो ये दिखा रहा है कि हम जो है एक्सट्रीम यूफोरिक जोन में और बहुत ज्यादा ग्रीड जोन की तरफ जा रहे हैं। बाजार इमीडिएट करेक्ट होगा या नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि रीडिंग क्या बता रही है। मॉर्गन स्टैनली का लिखा ये बयान, जो आज सुबह ये कहता है कि बाजार के फंडामेंटल बहुत मजबूत हैं, लिक्विडिटी फ्लोज बहुत स्ट्रांग है और इसलिए बाजार में यहां से भी अपसाइड मुमकिन है। वही सवाल जो हम बार बार अपने व्यूअर्स के सामने रख रहे हैं, अपने बड़े बड़े मार्केट विशेषज्ञों के सामने रखे हैं। मॉर्गन स्टैनली का बयान लेके आइए, जो ये कहता है कि यहां से भी अपसाइड मुमकिन है। तो एक तरफ मॉर्गन स्टैनली कह रहा है यहां से अपसाइड मुमकिन है, दूसरी तरफ सीएलएसए कह रहा है कि बुल एंड बेयर इंडिकेटर अब दिखा रहा है कि हम बहुत ज्यादा बुल एरिया में चले गए। तो इन दोनों के बीच में बाजार तेजी में। आप देखिए सेक्टोरल चर्निंग कैसी हो रही है। पीएसयू बैंक्स थर्ड डे, तीसरे दिन पीएसयू बैंक्स के अंदर आपको तेजी नजर आ रही है। लेकिन आज हमने देखा है कि आरआईएल से, एलएनटी से इंडेक्स को सहारा मिला है, इसीलिए हम 19,450 के ऊपर चले गए। पीएसयू बैंक्स के कम वैल्यूएशन वाले ग्राफ आपके स्क्रीन पे आ गए। इसकी वजह से तीसरे दिन हमने पीएसयू बैंक्स में तेजी देखी है। आज रियल एस्टेट इंडेक्स ने बहुत जबरदस्त तेजी दिखाई है। वैल्यूएशन तो क्या हो रहा है, ओबरॉय और आप लोधा की वैल्यूएशन देखिए 100 टाइम्स फॉरवर्ड पे आ गया है। किसी भी रियल एस्टेट स्टॉक की बात कह लीजिए, और इनफैक्ट क्वार्टरली अपडेट्स, पूर्वांकरा के अपडेट्स आने के बाद स्टॉक में जबरदस्त मूव है। तो और ये वैल्यूएशन की कोई बात नहीं कर रहा हूं वहां पे 100 टाइम पे लोधा आ गया है, लेकिन फ्लोज इतने मजबूत हैं। तो अभी बाजार में पुल बैक्स में खरीदारी का सपोर्ट नजर आ रहा है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और अपने गेस्ट को शामिल करते हैं। आज हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट जुड़ने वाले हैं और हमारे साथ संदीप बंदोपाध्याय हैं। बहुत ही मंझा हुआ नाम, फंडामेंटल एनालिस्ट में संदीप जी। पहली बात तो आप बड़े दिनों बाद आज शो पे आए, तो बहुत बहुत स्वागत है, लुकिंग फॉरवर्ड। और हमारे साथ नागराज शेट्टी भी हैं और क्षितिज गांधी भी हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जाऊंगा बंदोपाध्याय जी के पास, क्योंकि ये जो मैटर है ना कि क्या रैली ओवर स्ट्रेच हो रही है, दूसरी तरफ क्या इतनी जस्टिफाइड है कि यहाँ से भी अपसाइड है। दोनों पक्ष मैंने रखे आपके सामने। संदीप जी, आप बताइए किस तरफ आपका पलड़ा भारी है आपके व्यू का? देखिए, वैल्यूएशन तो जरूर एक लेवल रीच कर गया है जो कि हम लोगों ने पहले नहीं देखा था, ऑल टाइम हाई पे है। तो इसमें तो डिस्कशन वाली बात ही नहीं है। ऑब्वियसली वैल्यूएशन हाई है और जो मल्टीपल में ट्रेड कर रहे हैं, जो प्राइस अर्निंग्स है, जो अर्निंग्स पर शेयर का ग्रोथ है, उसके हिसाब से भी आज के दिन में थोड़ा बहुत फुल वैल्यूएशन दिख रहा है बहुत सारे काउंटर्स में। मैं सब काउंटर्स की बात नहीं करूंगा, पर बहुत सारे काउंटर्स ऐसे हैं जहां पे वैल्यूएशन फुल लग रहा है। पर खास बात यहाँ पे जिस पे ध्यान रखना पड़ेगा वो है लिक्विडिटी फ्लोज, और इस पे कोई रुकावट या कोई दिक्कत की सवाल नहीं है। और जो बात बार बार कहा जा रहा है कि बहुत सारे इमर्जिंग मार्केट फंड्स
जिन्होंने चाइना में बहुत बड़ा एलोकेशन किया था, वो चाइना से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा करके निकाल भी रहे हैं जितना हो सक रहा है, और वो पैसा इंडिया में आ रहा है। और ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इंडियन कैपिटल मार्केट के लिए, जो हम लोग बिलीव करते हैं कि इंडियन मार्केट को बहुत दूर तक ले जाएगा, बॉयंसी बरकरार रहेगी और हम नए लेवल्स देखते रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि थोड़ा बहुत करेक्शन बीच-बीच में नहीं होगा, या जो करंट लेवल है वहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन नहीं होगा, और हम लोग तो ये मानते हैं कि वो करेक्शन सही है। मार्केट का हेल्थ के लिए कंसोलिडेशन एक लेवल का ग्रोथ के बाद जरूरी होता है, और वो कंसोलिडेशन के आगे अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव ही लग रहा है। तो ये व्यू हम लोग मेंटेन कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी मोमेंटम बरकरार रहेगा, और मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा ग्रोथ मार्केट में देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत करेक्शन आगे पीछे हो सकता है, उसमें घबराने की बात नहीं है। ये फंडामेंटल एनालिसिस और मोमेंटम बिल्कुल बरकरार रहेगा, बाजार की तेजी पर पूरा भरोसा हमारे एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी का। उनसे फंडामेंटल आउटलुक और कई सारे स्पेसेस पर जानेंगे, लेकिन इस बीच बाजार में सिर्फ और सिर्फ आखिरी घंटा बचा है और जहां इंडेक्स में इतनी तेजी दिख रही है, स्टॉक स्पेसिफिक मौके आपके लिए क्या है, ट्रेडिंग आइडियाज क्या होने चाहिए, इस पर भी नजर होगी। चलिए हमारे दोनों टेक्निकल एक्सपर्ट से जानते हैं कि उनके लिस्ट में आज कौन से स्टॉक्स है। नागराज शेट्टी और क्षितिज गांधी, गुड आफ्टरनून टू यू जेंटलमैन। शुरुआत नागराज आपसे करेंगे, बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर। जी हाँ, गुड आफ्टरनून। मेरा रेडार पे है, फर्स्ट वन इज द टॉरेंट पावर। आप चार्टिकली देखोगे टॉरेंट पावर एक लंबा रेजिस्टेंस के बाद एक अपसाइड ब्रेकआउट दिया लास्ट मंथ में। उसके बाद में जो डाउनवर्ड करेक्शन था वो एग्जैक्टली द 600 का जो ब्रेकआउट पॉइंट था मल्टी मंथ का, उस पे आके खड़ा है। मेरे ख्याल से ये 600 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है और एक वैलिडेशन भी कह सकते हैं डिसिसिव अपसाइड ब्रेकआउट का। इधर से मेरे ख्याल से एक अच्छा खासा अपसाइड बाउंस दिख सकता है। ये अराउंड 637 638 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं, इधर से बाई कर सकते हैं। 680 का टारगेट रहेगा और 610-15 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और मेरा दूसरा स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर्स। चार्टिकली देखोगे फर्टिलाइजर स्टॉक्स में बहुत करेक्शन होने के बाद एक कंसोलिडेशन मूवमेंट या एक्यूमुलेशन पैटर्न हो रहा है, और मोस्ट ऑफ द चंबल फर्टिलाइजर स्टॉक्स अभी निचला स्तर से एक अपसाइड मोमेंटम दिखा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये 4-5 दिन का एक कंसोलिडेशन के बाद चंबल फर्टिलाइजर में एक अपसाइड ब्रेकआउट दिखने को मिला है। मोमेंटम जस्ट स्टार्टेड हुआ है, अराउंड 277-278 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं, इधर से बाय कर सकते हैं। और उसका टारगेट रहेगा अराउंड 290-292 तक टारगेट रह सकता है, और 270 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। पावर स्टॉक्स और फर्टिलाइजर स्पेस पर खरीदारी की राय। क्षितिज, आप बताइए आपकी तरफ से कौन से स्टॉक आइडियाज हैं? जी मानसी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग भारतीय बाजारों की बात करें तो लगातार यहाँ पे तेजी बनती दिखाई दे रही है। इनफैक्ट किसी भी सेक्टर को हम उठा के देख ले, अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे आते दिखाई दे रहे हैं इन्वेस्टर्स को। आज का जो फोकस रहेगा, देखिए शॉर्ट टर्म बेट के नजरिए से ऑयल एंड गैस सेक्टर के ऊपर मेरा फोकस रहेगा। सुबह से हम लोग देख रहे हैं काफी अच्छी तेजी बनी हुई है सेक्टर के अंदर, तो ओवरऑल सेटअप काफी ज्यादा पॉजिटिव है। इनफैक्ट अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो बाय रिकमेंडेशन पहली रहेगी इस सेक्टर में से गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल के ऊपर। स्टॉक की अगर बात करें टेक्निकल सेटअप पे, तो एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद वीकली चार्ट्स पे लगभग अगर हम लोग देखें तो 4 महीने के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने मोमेंटम कैच किया है। एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं मैं। स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पे 3% के गेन्स के साथ ट्रेड कर रहा है, बट मुझे लगता है जिस तरह की पोजिशनिंग होती दिखाई दे रही है स्टॉक के अंदर, आने वाले सेशन में बिल्कुल कंटिन्यू रहनी चाहिए। स्टॉक ट्रेड कर रहा है लगभग 110 रुपए 50 पैसे के लगभग। यहाँ पे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 107 रुपए के नीचे। अपसाइड में मुझे लगता है जल्दी ही स्टॉक 116 से 117 के लेवल्स को टेस्ट करने का पोटेंशियल रखता है। तो पहली रिकमेंडेशन रहेगी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल के ऊपर। दूसरी जो बाय रिकमेंडेशन रहेगी सेम सेक्टर में से स्टॉक है ओएनजीसी का। देखिए थोड़ा स्लो एंड स्टेडी मूव्स यहाँ पे स्टॉक हमेशा दिखाता है, हमेशा स्लो एंड स्टेडी मूव्स के साथ यहाँ पे रिटर्न्स आते दिखाई देते हैं, बट जिस तरीके का मोमेंटम और जिस तरह के चार्ट पैटर्न्स करंट लेवल्स पे डेवलप हो रहे हैं और ओवरऑल सेक्टर के अंदर यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रही है, मुझे लगता है ओएनजीसी कुड गिव अ बिग ब्रेकआउट फ्रॉम हियर ऑन। स्टॉक ट्रेड कर रहा है लगभग 165 के आसपास। यहाँ पे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 160 रुपए के नीचे। अपसाइड में मुझे लगता है बहुत ही जल्द स्टॉक 171 से 170 के जोन में मूव करता दिखाई देगा। तो दूसरी रिकमेंडेशन रहेगी ओएनजीसी के ऊपर। तो गेल और ओएनजीसी, ऑयल एक्सप्लोरेशन और साथ ही प्रोडक्शन वाले काउंटर्स, दोनों पर खरीदारी की राय क्षितिज की तरफ से। तो चलिए 4 ट्रेडिंग आइडियाज, खरीदारी की कॉल्स, लेकिन साथ साथ ऑप्शंस में भी मौके भरपूर हैं और इसी मौकों को टच बेस करने के लिए खास सेगमेंट हमने तैयार किया है, जो कि हर रोज हम आपके लिए अब लेकर आ रहे हैं, ऑप्शन का चैंपियन। और आज ऑप्शन का चैंपियन बताने के लिए जेएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत हमारे साथ जुड़ गए हैं।
बताइए अक्षय ऑप्शंस के चैंपियन में आपकी तरफ से आज कौन सी ऑप्शन स्ट्रैटेजी है? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आज आईटी सेक्टर में टेक महिंद्रा पे हम रेकमेंड करना चाहेंगे ऑप्शन का चैंपियन। तो आईटी सेक्टर देखा जाए तो गए 2 दिन में थोड़ा दबा हुआ है, पर हमारा मानना है कि जो रुपये का जो 2 दिन में डेप्रिसिएशन देखने को मिला है उसका सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आईटी सेक्टर में जल्द ही शायद कल या परसों में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर टेक महिंद्रा की बात की जाए तो टेक महिंद्रा ने एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया था कल के ट्रेडिंग सेशन में, विच वॉज एट 1160। तो अभी फिलहाल 1180 के स्तर पे स्टॉक ट्रेड हो रहा है। और अगर इसका ऑप्शंस का प्लेसमेंट देखेंगे आप तो 1200 के कॉल में बहुत स्ट्रांग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है जिसमें ऑलरेडी अनवाइंडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो हमारा मानना है कि 1200 जल्दी पार कर जाएगा ये स्टॉक और ऊपर की तरफ 1230 से 1240 के स्तर जल्दी जुलाई महीने में देखने को मिलेंगे। तो आज हम रेकमेंड करेंगे एट द मनी 1180 का कॉल बाय, जो करीबन 35 या 37 के रेंज में चल रहा है। इसका टारगेट प्राइस, फर्स्ट टारगेट बनेगा 67 और सेकंड टारगेट प्राइस 81, और आप इसमें 19 रुपीज का स्टॉप लॉस बना के चले। राइट, ठीक है। ये तो हो गई अक्षय भागवत की टेक महिंद्रा पे ऑप्शंस की स्ट्रेटजी। आगे बढ़ते हैं और वापस आते हैं, डिस्कस करते हैं। पीएसयू बैंक्स में बड़ी ज़बरदस्त स्थिति चल रही है। सुदीप, मैं आपके पास पीएसयू बैंक्स पे एक व्यू लेने आऊँगा। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीट हुई है जो प्रकाश ट्रैक कर रहे हैं न्यू दिल्ली में। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने पीएसयू बैंक चीफ्स के साथ एक मीटिंग की है। बड़े सारे मुद्दे डिस्कस हुए, लेकिन एक खास बात जो डिस्कस हुई, नए साल के टारगेट्स। पिछले साल हमने बहुत बढ़िया प्रदर्शन देखा, टॉप लाइन प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह वगैरह पे पीएसयू बैंक से। नए साल के लिए टारगेट क्या रखे हैं, ये भी एक मेन मुद्दा था। और भी चीज़ें थी, समीक्षा रखी गई है पूरी। और हमारे साथ प्रकाश हैं उसके बारे में और जानकारी देने के लिए। बताइए प्रकाश। देखिए, ये बैठक कुछ देर पहले ख़त्म हुई है और एक तरीके से आप कह लीजिए कि ये पहली बैठक थी करंट फाइनेंशियल ईयर में, और बैंकों के परफॉर्मेंस की समीक्षा करनी थी जो डिफरेंट पैरामीटर्स सरकार ने तय किए हैं। 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिस पर डिस्कशन हुआ है, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, क्योंकि सरकार ने अभी तक कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है और उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ देर बाद सरकार ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करेगी। जो इम्पोर्टेंट जो इश्यूज़ थे जिस पर डिस्कशन हुआ है, जिसमें सबसे पहला तो ये था कि जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं जिसका अनाउंसमेंट बजट में किया गया था, उसको कैसे क्रेडिट ग्रोथ उसके लिए बढ़ाई जाए, उसके लिए उन सेक्टर्स के लिए कैसे क्रेडिट की कमी ना हो, क्रेडिट फ्लो बढ़े, इस मसले पर चर्चा हुई है। बैंकों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट्स के फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, चाहे वो पीएम मुद्रा योजना हो, स्टैंड अप इंडिया हो, जो स्मॉल इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति योजना, स्वनिधि योजना, जो कि स्मॉल स्कीम है लोगों को जो रेडी पटरी पे काम करते हैं उनको मदद करने के लिए, इन सब की समीक्षा हुई है और बैंकों के लिए टारगेट भी तय किया गया है। साथ ही साथ इस मसले पर भी चर्चा हुई है कि आने वाले दिनों में बैंकों के लिए अगले वित्त वर्ष के लिए और चालू वित्त वर्ष के लिए क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिस पर उनको इम्प्रूवमेंट करना है। क्रेडिट ग्रोथ की जहाँ तक बात है, असेट क्वालिटी की जहाँ तक बात है, ओवरऑल परफॉर्मेंस, बिजनेस ग्रोथ की बात है, उस मसले पर बैंकों के साथ चर्चा हुई है। सूत्र में बता रहे हैं कि कई पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने प्रेजेंटेशन दिए हैं वित्त मंत्री के सामने, जहाँ पर इस बात की चर्चा की गई है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में कौन कौन से ऐसे मसले थे जहाँ पर बैंकों ने बेहतर परफॉर्मेंस किया है। ओवरऑल प्रॉफिट अगर आप देखें तो 1 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है, और आने वाले वित्त वर्ष के लिए उन्होंने कौन से टारगेट सेट किए हैं, इन पैरामीटर्स के हिसाब से जो है प्रेजेंटेशन वित्त मंत्री के सामने दिए गए हैं। साथ ही साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन के जो प्रोग्राम्स हैं वहाँ पर बैंकों को निर्देश दिया गया है कि आप अपने जो एफर्ट्स हैं उसको जारी रखिए। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स था वो ये था कि आखिर आने वाले दिनों में जो ग्लोबल स्थितियां बन रही हैं, वैसे में इंडियन बैंक अपने जो आईटी सिस्टम है उसको कैसे मजबूत बनाएं, और साथ ही साथ जो बैड असेट्स हैं उसकी पहचान कम से कम समय में कैसे हो और जल्दी कैसे हो, इस मसले पर जो पिछली बैठक में निर्देश दिए गए थे उस पर बैंकों ने कितना काम किया है, इसकी भी समीक्षा वित्त मंत्री ने की। तो हमें ये जानकारी मिल रही है कि अब से कुछ देर बाद वित्त मंत्रालय की तरफ से औपचारिक बयान इस पर जारी किया जाएगा, और ओवरऑल बैंकों का जो परफॉर्मेंस है आज उसकी समीक्षा वित्त मंत्री ने की। राइट, थैंक यू वेरी मच प्रकाश इन जानकारी के लिए। पीएसयू बैंक्स में बहुत बढ़िया काम हो रहा है सुदीप। हम कई सालों से देख रहे हैं, लोग डिनाइल में थे और 4-5 क्वार्टर का ज़बरदस्त प्रदर्शन अगर फंडामेंटल्स में देखें हुआ, फिर ये 1-1.5 क्वार्टर से साइडवेज चले गए पीएसयू बैंक्स। अब 3-4 दिन में बड़ी अच्छी बाइंग दिख रही है पीएसयू बैंक्स के अंदर। आप किस पे बैट करेंगे? ये राउंड 2 शुरू हो रहा है री रेटिंग का आपके हिसाब से पीएसयू बैंक्स में?
जी कुछ हद तक आप ठीक कह रहे हैं। राउंड 2 कहा जा सकता है। जैसे आप कह रहे थे पीएसयू बैंक थोड़ा साइड ट्रैक था, वहाँ पे किसी का ध्यान नहीं था, पर वैल्यूएशन के लिहाज से डेफिनेटली अट्रैक्टिव लग रहा था और वही हुआ। बाइंग देखा गया पीएसयू ओवरऑल पीएसयू सेक्टर में और पीएसयू बैंकों में इन पर्टिकुलर। पर 2-3 चीज यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा। पहली बात तो है पीएसयू क्षेत्र की अगर बात करें, एसबीआई हमारा फेवरेट हमेशा से रहा है और अभी भी एसबीआई हमारा डेफिनेटली फेवरेट है। कोई भी लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहता है तो उसके पोर्टफोलियो में एसबीआई होना चाहिए। बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लोन ग्रोथ है अच्छा, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है, सब्सिडियरीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वैल्यू अनलॉकिंग की अपॉर्चुनिटी वहां पे है। इसके अलावा अगर एसबीआई छोड़ के बाकी पीएसयू बैंक्स की बात करें, वहां पे बीओबी का कामकाज भी बहुत अच्छा चल रहा है। उनके नतीजे, उनके जो आंकड़े आ रहे हैं सामने, वो अच्छा आ रहा है। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने रिपोर्ट भी निकाले हैं और अभी भी हम लोगों को लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी की जा सकती है। अच्छा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे एक चीज पे सिर्फ सतर्क रहना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में आरबीआई ने हालांकि कहा है कि उसमें टाइम है, पर कहीं ना कहीं इंड एस जो अकाउंटिंग नॉर्म, वो अकाउंटिंग नॉर्म चेंज होगा जो कि सारा बाकी लिस्टेड स्पेस के लिए एप्लीकेबल है, वो बैंकों के लिए भी कभी एप्लीकेबल होगा, जिसमें कि ईसीएल एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकालना पड़ता है। तो एसेट क्वालिटी में ईसीएल निकाल के फिर प्रोविजन करना पड़ता है। हालांकि आरबीआई ने कहा है कि स्पेसिफिकली अभी इमीडिएटली लागू नहीं होगा, पर कभी ना कभी आने वाले दिनों में ये तो लागू होगा ही, क्योंकि ग्लोबली ये चल रहा है, इंडिया में भी बाकी सारे सेक्टर्स में लिस्टेड स्पेस में ये आ गया है। एनबीएफसीज फॉलो कर रहे हैं ईसीएल नॉर्म्स। तो ये जब चालू होगा तब शायद पीएसयू बैंक्स में थोड़ी दिक्कतें, थोड़ी एसेट क्वालिटी, प्रोविजन, ये सब इश्यूज आएंगे। एसबीआई चेयरमैन ने, अगर आपने ध्यान दिया होगा, पिछले क्वार्टर के नतीजे के बाद इंटरव्यू में कहा था कि ईसीएल नॉर्म अगर चालू हो भी जाता है तो भी उनके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यही वो कम्युनिक मैसेज मार्केट को देना चाहते हैं। ईसीएल रिलेटेड प्रॉब्लम एसबीआई में नहीं होगा। यही एश्योरेंस, यही एंगल बाकी पीएसयू बैंक में भी ध्यान से देखना पड़ेगा। बैंक में एक्शन है ही, और डेटा की अगर माने, अभी सुदीप अभी एसबीआई का जिक्र कर रहे हैं, FY23 में सरकारी बैंक्स को करीब 1 लाख करोड़ का मुनाफा, रिकॉर्ड मुनाफा हुआ है और इसमें एसबीआई का करीब 50% हिस्सा है। तो क्लियरली यहाँ पर काफ़ी फंडामेंटल्स हैं जो पॉजिटिव हैं। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे शेयरों पर खास तौर से नजर होनी चाहिए। लेकिन बाजार पर अजय, अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि अब रिकॉर्ड की तो आदत हो जानी चाहिए, फिर एक नया रिकॉर्ड 19,500 के पास पहली बार निफ्टी। बिल्कुल, अभी वापस आया था, इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले गया था उस तरफ, बट टिक्का नहीं था। इंट्राडे में गया था लेकिन टिक्का नहीं था। तो जबरदस्त तेजी। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ ट्रेडिंग आइडियाज की बात कर रहे थे। क्षितिज, ओएमसीज में एक जबरदस्त ट्रेड चल रहा है। 3 दिन से ट्रेड शुरू हुआ है, अंडर वैल्यूड थे, खूब अच्छा पैसा बना रहे हैं, पब्लिक का ध्यान नहीं जा रहा था, लेकिन अब ये व्यू आ रहा है कि क्वार्टरली रिजल्ट तगड़ा आएगा, तो मूव शुरू हुआ है। ये मूव और राइड करूं मैं, 4.5% ऊपर है, 300 क्रॉस किया एचपीसीएल ने। एचसीपी आईएफसी में कौन सा लूं? बिल्कुल अजय जी, देखिए यहाँ पे जिस तरीके की तेजी बनती दिखाई दे रही है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में, चाहे आप बीपीसीएल को पकड़ लीजिए, चाहे हिंद पेट्रो को पकड़ लीजिए, अच्छे खासे चार्ट पैटर्न यहाँ पे डेवलप होते दिखाई दे रहे हैं। अगर पर्टिकुलरली हिंद पेट्रो की बात करें तो एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला था स्टॉक के अंदर 270-275 के जोन के ऊपर, और उसके बाद से वन साइडेड रैली स्टॉक ने दी है 303-304 की तरफ। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो टेक्निकल सेटअप यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, लोअर लेवल से स्टॉक के अंदर बाइंग आ रही है, मुझे लगता है आने वाले सेशन में बिल्कुल कंटिन्यू रहनी चाहिए। अगर पर्टिकुलरली हम लोग हिंद पेट्रो जैसे स्टॉक की बात करें तो जल्दी स्टॉक 320-324 की तरफ मूव करता दिखाई देगा। वही अगर हम लोग दूसरी तरफ बीपीसीएल जैसे स्टॉक की बात करें तो थोड़ा सा अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस जरूर फेस कर रहा है 400 रुपए के लगभग, बट मुझे लगता है एक बार 400 रुपए के ऊपर स्टॉक निकलता है तो ओवर द पीरियड ऑफ वीक्स आई कैन एक्सपेक्ट द लेवल्स ऑफ 430 इन बीपीसीएल। तो बिल्कुल अभी यहाँ पे राइड करना, कंटिन्यू रखना बिल्कुल यहाँ पे जायज है। अभी भी मुझे नहीं लगता तेजी जल्दी थमने वाली है, तो बीपीसीएल अगर मुझे पिक करना हो तो करंट लेवल से बिल्कुल मैं पिक करना चाहूंगा। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है मेंटेन करने की जरूरत है 385 के नीचे। अपसाइड में जैसे मैंने की बताया 415 से 420 के लेवल्स यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। इनफैक्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए आज का ट्रिगर यह है कि जेपी मॉर्गन की पॉजिटिव रिपोर्ट आई ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर, और आईओसी में उन्होंने ओवरवेट की राय बरकरार रखी और टारगेट्स बढ़ा दिए 100 से 110। वहीं एचपीसीएल में भी ओवरवेट की राय और बीपीसीएल में न्यूट्रल की राय।
तो क्लियरली ये जेपी मॉर्गन की पॉजिटिव रिपोर्ट है ऑयल मार्केटिंग कंपनी और साथ ही ऑयल रिफाइनर्स पर भी नजर होनी चाहिए। इनफैक्ट MRPL चेन्नई पेट्रो के चार्ट्स को अगर देखेंगे कल से ही एक तेजी का मोमेंटम बना है और वो तेजी आज भी बरकरार है। इन स्टॉक्स पर नजर होगी और इस पर एक खास रिसर्च भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच कुछ और स्पेसेस जहां पर एक्शन दिख रहा है अजय, टायर स्टॉक्स में सीएट अगर देखेंगे, जेके टायर देखेंगे, अपोलो टायर्स, ये सारे के सारे स्टॉक्स में काफी बढ़िया मजबूती है। और सीएट के चार्ट्स को अगर पुलअप करें इनफैक्ट 16% के मूव सीएट में आज देखे जा चुके हैं, 7% की तेजी जेके टायर में दिख रही है। सीएट का कल एनालिस्ट डे भी था एक्चुअली, काफी अच्छी कमेंट्री दी ने। मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि बहुत ज्यादा फोकस करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी आउटलुक पे, बट 20% का मूव ऐसी कमेंट्री क्या दी थी? और पीछे पीछे वो भी भागे जा रहा है सीएट और जेके और अपोलो वगैरह। इसमें भी एक तरह से राउंड 2 शुरू हो रहा है। पहला राउंड इनमें तब हुआ था क्योंकि जब क्रूड प्राइसेस कस के गिरे थे, हाँ। क्योंकि इनका फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा रीरेटिंग सुदीप टायर स्टॉक्स में ऐसा क्या हो गया? ओवरऑल ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अच्छा ट्रैक्शन है, तो टायर डिमांड तो तगड़ा है। दूसरी बात यहाँ पे यह है कि आप देखिए ऑटोमोबाइल क्षेत्र में ईवी और नॉन ईवी लेके बहुत सारे चर्चा होते हैं, कौन सक्सेसफुल होगा, कब सक्सेसफुल होगा, पर टायर में ये कोई इशू नहीं है। ईवी हो या नॉन ईवी आईसी इंजन हो, टायर तो चाहिए। रिप्लेसमेंट मार्केट भी बहुत बड़ा है, ओईएम मार्केट भी बड़ा है, दोनों साइड में बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है। और सबसे मुझे लगता है खास बात यह है कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो एक टाइम कुछ क्वार्टर्स पहले एक बहुत बढ़ गया था, उससे मार्जिन में दबाव आ रहा था, वो खत्म हो गया है। प्राइसेस फिर कंट्रोल में आ गया है और मार्जिन्स भी इंप्रूव हो रहा है। तो दोनों तरफ से, एक तो डिमांड तगड़ा है, दूसरा रॉ मटेरियल प्राइसेस कंट्रोल में आ गए हैं, तो दोनों तरफ से पॉजिटिव है। तो टायर इंडस्ट्री, ओवरऑल इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रहा है। इंडिविजुअल कंपनीज की बात तो जरूर कर सकते हैं, पर ओवरऑल इंडस्ट्री इटसेल्फ इज डूइंग वेरी वेल। चलिए टायर स्टॉक्स पर ट्रेड की बात करें जरा। नागराज, टायर में अब क्या कौन से स्टॉक पे बेट करेंगे? यहाँ से भी 410 पे अपोलो, 2500 पे सीएट, जेके टायर 300 क्रॉस कर रहा है। जी हाँ, सीएट तो काफी बढ़ चुका है, रिस्क रिवार्ड उतना बैठ नहीं रहा है, लेकिन अपोलो टायर एक मुझे लग रहा है कि एक चार्टिकली एक अच्छा लग रहा है। एक रेंज बाउंड एक्शन के बाद 4-5 दिन के एक साइडवेज ट्रेंड का एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल से इधर से वो स्ट्रक्चरली अप ट्रेंड में है। 20 डे ईएमए का थोड़ा सा डाउन साइड ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद में वो रीगेन कर दिया 10 एंड 20 डे ईएमए का जो हर्डल था। मुझे लगता है कि आगे वाले दिनों में और भी बढ़त दिखने को मिलेगी और उसका नेक्स्ट हर्डल रहेगा अराउंड 430 का। इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और ट्रेंड आपको दिखाएं। वो ये है कि बड़ा कॉन्ट्रा सिक्लिकल ट्रेंड चल रहा है। हमारे तीनों गेस्ट से मैं ओपिनियन भी लेना चाहूँगा। क्षितिज, सुदीप भी काफ़ी ट्रैवलर किस्म के का हमका मूड रहता है। वो ये कि हर बार सुदीप देखा जा रहा था कि मानसून जब आता है तो उसको ऑफ सीजन कहा जाता था कि भाई ऑफ सीजन है, लोग गोवा जाएंगे कि ऑफ सीजन डिस्काउंट्स मिलेंगे अच्छे अच्छे होटल से। बट इस बार पता चल रहा है कि ऑफ सीजन है ही नहीं। मानसून में भी लोग बाय रोड किसी ना किसी तरीके से या तो होटल्स में अपने बीचेस की साइड पे जा रहे हैं या जा रहे हैं पहाड़ों में निकल जा रहे हैं। आप भी मूड बना रहे हैं क्या? बिल्कुल ठीक, हम लोग भी प्लान कर रहे हैं जाने का। अच्छा, तो मैं आपको उससे पहले ना एक स्टोरी सुना देता हूँ। खैर आप तो के शेप में, के की ऊपर ही डंडी की तरफ है, एग्नोस्टिक ऑफ प्राइस बायर, लेकिन भाव बहुत जोर से बढ़ रहे हैं, जल्दी बुक करा लीजिए। ओयो ने एक रिसर्च निकाली है कि बुकिंग ट्रेंड में क्या चेंजेस हो रहे हैं। आपको विनी से सुनवाते हैं, फिर मैं आता हूँ आपके पास। विनी बताइए। एब्सोल्युटली, तो ये टाइम जो देख रहे हैं कि मानसून मौसम में भी काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दिख रही है होटल बिजनेस के लिए। और ये कमेंट्री आ रही है ओयो से। नॉर्मली समर्स में तो वेकेशन टाइम पे तो काफ़ी हाई होती है डिमांड, पर Q2 नॉर्मली देखें तो होटल बिजनेस के लिए काफ़ी वीक होता है क्योंकि मानसून में ज़्यादा लोग बाहर नहीं जाते हैं। तो यस, ये टाइम ट्रैक्शन डिफरेंट दिख रही है। सब लोग बाहर जा रहे हैं, काफ़ी ट्रैवल कर रहे हैं मानसून सीजन में, और ये करंट ट्रेंड हाईलाइट किया हुआ है ओयो ने अपने रीसेंट एक आर्टिकल में उन्होंने बताया हुआ है। नाउ ये अपसर्ज दिख रही है बुकिंग्स में ओवरऑल मानसून सीजन के लेकर। तो आगे जाते हुए जो मानसून सीजन है उसमें भी काफ़ी अच्छी डिमांड एक्सपेक्टेड है। ओयो ने बताया है कि उन्होंने 32% की अपडेट देखी है बुकिंग्स में अपने मानसून सीजन में कंपेयर टू लास्ट ईयर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है मानसून के सीजन में। ओवरऑल
ओवरऑल 124% इंक्रीज देखे तो उनकी जो माउंटेन डेस्टिनेशंस है, हिल स्टेशंस है, वहाँ पे काफ़ी अपडेट देखिए 124% की इंक्रीज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और जो टॉप डेस्टिनेशंस देखे वहाँ पे तो है नैनीताल, मसूरी, शिमला, लोनावला, ऊटी, ये काफ़ी ट्रेंड कर रही है। ये काफ़ी जगह है जहाँ पे बुकिंग्स ऑलरेडी हो चुकी है मॉनसून सीजन के लिए। उसके अलावा बीच डेस्टिनेशन, सबको अपना बीच का व्यू पसंद है तो वहाँ पे 112% की इंक्रीज देखी हुई है बीच के डेस्टिनेशंस पे। तो वो डेस्टिनेशंस है गोवा, पौंडीचेरी, अलीबाग, कोलम, ये है टॉप चॉइसेस वहाँ की डेस्टिनेशंस के लिए। और ये डेस्टिनेशंस ने भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे ग्रोथ दिख रही है डिफरेंट डेस्टिनेशंस पर सब में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रही है। ओवरऑल स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस पे भी काफ़ी ग्रोथ ट्रैक्शन दिखी हुई है, जो जैसे वाराणसी देखे, पुरी देखे, तिरुपति देखे, अमृतसर देखे, हरिद्वार देखे, वहाँ भी एक इमर्जेंट ट्रेंड दिख रहा है कि जहाँ पे भी इंक्रीज दिख रही है, अच्छी ग्रोथ। तो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रही है मॉनसून के सीजन में। शानदार। रिलीजियस टूरिज्म में भी बहुत तेजी की हमने बढ़त देखी। ये तो आपको ईटी न्यूज़ स्वदेश पे हम करीब 1 साल से बता रहे हैं कि इस बार बनारस में गोवा से ज़्यादा लोग पहुंचे थे। लेकिन मैं चाहता हूँ जल्दी से सुदीप से पूछते हैं। सुदीप, आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन कहाँ प्लान बना रहे हैं? पहाड़ों में, बीचेस में? और आप अपने मार्केट में इस ट्रेंड को कैसे खेलेंगे? होटल से, लगेज कंपनी से, या कोई प्लेटफॉर्म कंपनी से जो बुकिंग करती हैं? दोनों का जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात है मैं तो पहाड़ों का प्लान कर रहा हूँ, तो थोड़ा घूम के आने का पहाड़ों में। दूसरी बात है, ये तो क्वाइट एक्सपेक्टेड था कि आप देखिए बच्चों का पहले सारे बच्चे एक टाइम पे छुट्टी होता था, तो पीपल यूज्ड टू गो फॉर हॉलीडेज मई में। बट अब वो सिलसिला खत्म हो गया, इंटरनेशनल बोर्ड आ गया और भी सारे बोर्ड्स आ गए हैं, उसके चलते बच्चों का छुट्टी भी हो रहा है। किसी का मई में होता है, किसी का जून, किसी का जुलाई, तो वो छुट्टी का सीजन स्प्रेड आउट हो गया है और ट्रैवलिंग का टाइम भी स्प्रेड आउट हो गया है। ऑफ कोर्स एक तो रिवेंज टूरिज्म वाला इशू तो है ही, कोविड के चलते 2 साल कोई कहीं नहीं जा पाया, तो उसका वो जो पेंडिंग रह गया, जो विश रह गया, वो भी फुलफिल करने वाली बात आ गई है। तो ये सब मिला के आई थिंक द एक्साइटमेंट इज देयर। एज फार एज स्टॉक्स आर कंसर्न, हम लोगों को लगता है कि होटल स्टॉक में अभी भी बहुत एक्साइटमेंट बाकी है, अपॉर्चुनिटी बाकी है। इंटरनेशनल ट्रैवल पोटेंशियल, वी आर जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस, बहुत अपॉर्चुनिटी इंटरनेशनल ट्रैवल में बाकी है। तो अगर किसी को इस सेक्टर में बेट करना है तो वो हम लोगों को लगता है कि करंट वैल्यूएशन में होटल स्टॉक्स विल बी बेस्ट। और उसमें से भी मैं जो लीडर है इंडियन होटल की बात जरूर करूंगा, शैले होटल की बात करूंगा। तो यहाँ पे जरूर हिस्सेदारी खरीदा जा सकता है करंट लेवल पे, पर ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि तुरंत बहुत बड़ा एप्रिसिएशन की संभावना शायद नहीं है, 1 साल प्लस का नजरिया रखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी स्टॉक्स जिनके जिक्र आपने किए, जैसे एयरलाइन या बुकिंग कंपनीज जो करते हैं, या IRCTC टाइप के कंपनीज, ये इसमें कोई बुराई है, पर वैल्यूएशन जो आज के दिन में है वहां पे थोड़ा डर लग रहा है, तो वहां पे इसीलिए रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो ये तो सुदीप की प्रेफरेंस रहेगी इस स्पेस में भी, और दोनों लिहाज से, क्योंकि ऑफ कोर्स लेजर के हिसाब से पर्सनल ऑफ वर्क भी और वर्क वाइज पहाड़ों भी में ऐसे काउंटर्स। प्रियंका पहाड़ों में जाएंगी अगर आप, तो आप ट्रेन में जाएंगी नहीं, आप जाएंगी अपनी XUV 700 में, इसलिए महिंद्रा मैं आपसे ये पूछने वाली थी, क्या ये ऑटो में रेस चल रही है क्या, कि कल अगर XUV की लड़ाई, कि कल अगर चलिए हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो तो रीजन थे, मारुति चला, अब बस बच कौन सा गया था? M&M बच गया था। हाँ, तो इन्विक्टस ने लॉन्च की, तो ये अपनी XUV 700 चला रहे, देखिए 5%। क्षितिज, आप कैसे जाएंगे पहाड़ों में? आपके तो वहाँ पीछे मनाली वाली रोड जैम रहती है, सुना है दिल्ली से मनाली रोड जैम हो गई थी पूरी। बिल्कुल सर, यहाँ पे देखिए छुट्टियों का सीजन है, बारिश का मौसम है, तो एवरीबडी वांट्स टू गो टू माउंटेन्स। दिल्ली से तो खैर ज्यादा दूर भी नहीं है, करेक्ट, तो लंबे लंबे जाम्स लगते हैं सर इस टाइम तो वैसे भी। और M&M का चार्ट भी बताइए, इसीलिए चल रहा है क्या? कहाँ तक जाएगा? बिल्कुल सर, एवरीबडी वांट्स टू गो थ्रू बाय रोड, जैसे कि प्रियंका जी की चॉइस है बाय रोड से जाने की, तो हर किसी को रोड ट्रिप्स पसंद है। तो आज के डेट में अगर कोई माउंटेन्स पे जाना पसंद करेगा तो जरूर अपनी SUV लेके जाना चाहेगा। तो इसी चलते हमने देखा है कि M&M जैसे स्टॉक्स में, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक में, अब तो मारुति भी नए से नए लॉन्च किए जा रहा है। इन्हीं स्पेस में काफी ज्यादा डिमांड आने की संभावना है, और यही हमें कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन पे भी देखने को मिल रहा है।
M&M की बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर पे टेक्निकल बात करूं तो आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, 5% की तेजी आती दिखाई दे रही है, तो जल्दी स्टॉक हो सकता है 1600 रुपए के जोन में एंटर करता दिखाई देगा। तो ओवरऑल ऑटो सेक्टर्स के अंदर काफी अच्छा रुझान बना हुआ है। राइट, ठीक है, तो ये तो बात रही M&M के स्टॉक पर, लेकिन अब शरद हम तक एक खास स्टॉक लेकर आए हैं। खबर गर्म है, आइए शरद से समझते हैं कि क्या डीलिंग रूम की गपशप लेकर आए हमारे। शरद बताएं। तो शरद बताएं। जी बिल्कुल, फोकस में है सनटेक रियल्टी, और यहाँ पे जो है हमारी डीलर से बात हो रही है तो दो चीज़ सामने आ रही है। एक जो है HNI बाइंग, इसमें स्ट्रेंथ दिखने मिल रही है, और एक प्रोबेबल FPI ने जो है अपनी स्टेक इंक्रीज़ किया। ऑलरेडी इस कंपनी में अगर बात करें तो मोनीश पबराई की इन्वेस्टमेंट फंड, फिडेलिटी ग्रुप और कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो है वो उन्होंने जो है ऑलरेडी निवेश किया हुआ है कंपनी में। और याद रखिए स्टॉक का अगर रिएक्शन देखें तो सबसे ज़्यादा मूव किया है पिछले 5 महीने में। वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, 19 टाइम्स उनके 20 दिन के एवरेज पे आ रही है। लेकिन अगर ईयर टू डेट बेसिस देखें तो निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 25% रिटर्न दिया, और ये स्टॉक जो है यहाँ अभी भी 10% गिरा हुआ है। तो एक टाइप से वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो गए हैं, ये जो है एनालिस्ट का मानना है। और याद रखिए ICICI सिक्योरिटीज़ हाल ही में जो आप कह सकते हैं यस सिक्योरिटीज़ ने जो है लगभग मेंटेन बाई रेटिंग रखा है, लेकिन लक्ष्य रखा है 500 रुपये प्रति शेयर का। और हमारी थोड़ी चैनल चेक्स भी हुई है जहाँ पे पता चला है कि जो इन्वेंट्री लिक्विडेशन हो रही है उनके BKC प्रॉपर्टीज़ में, वहाँ पे लगभग 1600 से लेके 1800 करोड़ तक का इन्फ्लोज देखने मिल सकता है अगले 2 साल में। और मीरा रोड की प्रोजेक्ट्स जो हो रही है उनकी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में, वहाँ पे अच्छी रिस्पांस देखने मिल रही है। और आगे जाते हुए 1 करोड़ स्क्वायर फीट से ज़्यादा का जो पोटेंशियल नायगांव प्रोजेक्ट में दिख रहा है, जो आउटस्कर्ट्स में थोड़े मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में, वहाँ पे री रेटिंग देखने मिल सकती है। तो ये स्टॉक और शोभा के अलावा बाकी सारे स्टॉक्स अगर आप देखें तो निफ्टी रियल्टी इंडेक्स के जो है पॉजिटिव साइड में देखने मिले हैं। सनटेक में एक खास बात ये भी है, मैं बता दूं कि एक सनटेक लाइमलाइट में आया था एक बहुत बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर के खरीदारी के बाद। ख्याल की BKC में इनके बड़े प्यारे प्यारे प्रोजेक्ट्स हैं, गुड़गांव में भी हैं, गोरेगांव में। लेकिन ये आया फोकस में था जब मोनीश पाबराई ने इसके अंदर स्टेक लिया था। ओके, नाइस। जो कि मंगर जी और बफेट जी बहुत बड़े मुरीद हैं, और वो कहते हैं शेमलेसली आई क्लोन है। बिल्कुल वही तो सेम। और कुछ बस ये भी आ रही है कि कुछ उसके आसपास के लोग वापस इसके अंदर एक्टिव हो रहे हैं एडिशनली। लेकिन रियल एस्टेट में बहुत बस हो रहा है आज, देखिए रियल एस्टेट इनफैक्ट सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर भी है आज, और कई दिनों के बाद आपको गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे स्टॉक में मूव दिख रही है, DLF जैसे प्रेस्टीज, इन सब स्टॉक्स में मूव है। एक बार क्षितिज से पूछ लेते हैं। क्षितिज, सनटेक के चार्ट्स यहाँ से 5-5.5% की मूव अभी है, गोदरेज प्रॉपर्टी 2.5% ऊपर है। ये रियल एस्टेट पैक जब चलता है तो 2-3 दिन के लिए तो आपको सस्टेन मूव देता है, बीच में थोड़ा सा ब्रीदर हुआ, फिर अभी क्या फिर से एक नई रैली शुरू हुई है, और कौन से स्टॉक्स राइड करेंगे आप? बिल्कुल प्रियंका, देखिए यहाँ पे रियलिटी इंडेक्स की बात करें तो सुबह से हलचल देखने को मिल रही है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है आज के सेशन में। अगर पर्टिकुलरली पहले मैं सनटेक के स्टॉक की बात करूं तो न्यूज के चलते स्टॉक में एक लोअर लेवल बाइंग उभरती दिखाई दे रही है, 5% के गेन्स के साथ यहाँ ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। ओवरऑल रियलिटी काउंटर के अंदर सनटेक एक ऐसा स्टॉक था जिसमें हमेशा अंडर परफॉर्मेंस आती दिखाई दी है, ऊपरी स्तरों से काफी ज्यादा फिसल चुका है स्टॉक। तो अब मुझे लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा बॉटम आउट होने के कहीं ना कहीं अर्ली सिग्नल्स मिल रहे हैं टेक्निकल चार्ट्स पे। तो बिल्कुल यहाँ पे सनटेक के ऊपर पॉजिटिव सलाह रहेगी। मुझे लगता है जो डाउनफॉल ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिला था, कहीं ना कहीं एक पॉज लेता दिखाई देगा। आज की जो रैली देखने को मिली है स्टॉक में, एक फॉलो बाइंग के साथ बिल्कुल फिनिश अप होती दिखाई देगी। अब बात करते हैं लेवल्स की। ऊपरी स्तरों पे सनटेक मुझे लगता है 310 से 320 तक के लेवल्स को टेस्ट करने का दमखम रखता है। डाउनसाइड की बात करें तो 285 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें अगर किसी ने यहाँ पे पोजीशन बनाई है। अगर किसी को सनटेक के अलावा किसी दूसरे स्टॉक के ऊपर बैट करना है तो मुझे लगता है यहाँ पे ओबरॉय रियलिटी के स्टॉक चार्ट पैटर्न्स काफी ज्यादा पॉजिटिव है। स्टॉक अभी 1040 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और फ्रेश ब्रेकआउट आते दिखाई दे रहे हैं स्टॉक के अंदर। डेरिवेटिव डेटा भी काफी ज्यादा पॉजिटिव मूव्स की तरह यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है। तो अगर किसी को बैट करना है तो सनटेक के अंदर बिल्कुल यहाँ पे बने रह सकते हैं। लोअर लेवल बाइंग उभरी है। ओबरॉय रियलिटी में आज फ्रेश ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं। ओबरॉय रियलिटी में आप फ्रेश ब्रेकआउट देख रहे हैं और यहाँ से आप बाय की रिकमेंडेशन देंगे, ठीक है। रियल एस्टेट पैक की तो बात हुई और ऑफ कोर्स प्रेशर आज फिर से आप टॉप, ये तो ट्रेंड बन गया है अजय कि तीसरा दिन है आज, टॉप लूजर आइशर मोटर ही होगा। बजाज तीसरे दिन, हाँ कितना गिरा दिखाइए, तीसरा दिन हो गया आज, 2.5% हो गया। नहीं 11.5-12% डी रेट हो रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से। माय गुडनेस। एक और स्टॉक जिसके ऊपर एक्शन मतलब जिसके ऊपर देखना बनता है, बड़ा एक्शन है MCX। MCX में बहुत दबाव आया था बीच में। नागराज, MCX के चार्ट का जो आज ब्रेकआउट है उसको आप कैसे देखते हैं?
क्या ये सस्टेनेबल है? अगर मैंने लिया है, किस पोजीशन के लिए रुकना चाहिए या मुनाफा वसूल कर लूं एक बार? जी हाँ, एमसीएक्स में एक डाउनसाइड गैप के बाद एक अच्छा काउंटर अटैक बुल का एक फॉर्मेशन हुआ है। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा खासा पॉजिटिव पैटर्न है। ये स्टॉक्स 1650 1670 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेके ऊपर नहीं जा रहा था, उसके बाद में छोटा सा करेक्शन, नी जर्क एक्शन और उसके बाद में रीबाउंस बैक, एक पॉजिटिव संकेत है। मुझे लगता है कि इवेंचुअली जो 1650 1670 का जो हर्डल है वो अपसाइड ब्रेकआउट में तब्दील होगा और आगे वाले दिनों में 1720 तक जो रेजिस्टेंस है उधर तक जा सकता है। ठीक है, एमसीएक्स में ये हो गया। हिंदुस्तान जिंक को देखिए अजय, इसमें वही डिविडेंड का ट्रेंड, हाँ डिविडेंड का ट्रेड था और आप 3-4% 7% इनफैक्ट दिख रहा है हिंदुस्तान जिंक। तो और अभी तो रिकॉर्ड डेट आनी, खैर ये ट्रेड होता ही है हर बार, ये स्टॉक में तो ट्रेड आपको दिखता है। पावर स्टॉक्स में टोरेंट पावर में एक अच्छी मूव है आज नागराज, 5% की मूव है। पावर स्टॉक्स चल भी रहे हैं, टाटा पावर को बड़ा ऑर्डर मिला, इनफैक्ट एनर्जी स्पेस में दूसरे और काउंटर्स भी चल रहे हैं, टोरेंट पावर भी चल रहा है। तो ये पावर के स्टॉक्स में अभी थोड़ी देर थोड़ा और पावर रह सकती है। टोरेंट पावर क्या एक बीटीएसटी ट्रेड है, कैरी फॉरवर्ड ट्रेड है? जी हाँ, मेरा स्टॉक पिक था टोरेंट पावर में, चार्टिकली उसका रैशनल भी बताया था। एक्चुअली जो 600 का अपसाइड ब्रेकआउट के बाद लास्ट महीने का ये स्टॉक में जो कंसोलिडेशन हुआ था एग्जैक्टली अराउंड 600 के आसपास सपोर्ट लिया था। उसके बाद में स्टॉक में अच्छा खासा बाउंस दिखने को मिला। मेरे ख्याल से एक वैलिड अपसाइड ब्रेकआउट है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का। आगे वाले दिनों में जो रिसेंटली हाई बना है अराउंड 740-45 के आसपास तक जा सकता है जो रेजिस्टेंस है एक आध महीने में। ठीक है, और राइट, तो ये तो टोरेंट पावर पर बात रही, लेकिन जिस तरह की तेजी बाजार में है उसी तरह की दामों में तेजी लगी हुई है और ये है सब्जियों के दाम में। टमाटर में तेजी थी, मिर्ची में तेजी हुई, अब स्पाइसेस की भी बात की जा रही है कि मसालों में भी जबरदस्त गर्मी देखने को मिल रही है। विश्व मोहन हमारे साथ बने हुए हैं, ये सारी रिसर्च लेकर आए हैं। विश्व बताएं कौन कौन सी सब्जी, कौन कौन से स्पाइसेस इस वक्त जिनके दामों में आग लगी हुई है और क्या पॉसिबल रीजन है? देखिए, मसालों में अगर सबसे ज़्यादा तेज़ी है वो है जीरे में। जीरा 2023 में 85% से ज़्यादा महंगा हो चुका है। पिछले एक साल में करीब 165 से 170% की तेज़ी जीरे में आ चुकी है। धनिया की बात करें तो महीने भर में 15% और हल्दी के दाम महीने भर में 24% तक बढ़ चुके हैं। मंडियों में 58,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव जीरे के हो चुके हैं, 9,000 रुपये से ऊपर के दाम हल्दी के हो चुके हैं प्रति क्विंटल के भाव और 7,000 के आसपास धनिया के भाव चल रहे हैं। इस मसालों में इतनी गर्मी क्यों है? तो गर्मी इसलिए है क्योंकि मॉनसून का डबल अटैक है। या तो एक तरफ जहां पर मॉनसून डिले की वजह से जो सोइंग है वो हल्दी की काफ़ी कम हुई है और पहले बेमौसम बारिश से रबी सीजन में फसल पे मार पड़ी जीरे की और धनिया की, तो जीरे का उत्पादन इस बार काफ़ी कम है। साथ ही अगर आप डिमांड देखें तो हाजिर डिमांड काफ़ी मजबूत है। इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई कम है। जीरे की सप्लाई सीरिया, ईरान और टर्की जो बड़े एक्सपोर्टर देश है वहाँ से सप्लाई कम हो गई है, उससे इंडियन जीरे की भी डिमांड है। बांग्लादेश से डिमांड हो रही है, पाकिस्तान भी भारत के जीरे को मंगवा रहा है दुबई के रूट के जरिए, तो ये एक बड़ी खबर है। और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि जीरे में इस तरह की तेज़ी उन्होंने पूरे लाइफ टाइम में कभी नहीं देखी है और ये तेज़ी कम से कम जीरे के लिए तो आगे भी जारी रह सकती है, इतनी महंगी हो चुकी है। 3 साल में जीरे के दाम 320% तक बढ़ चुके हैं। देखते हैं ये तेज़ी कब तक चलती है। तो महंगाई का जो डंडा है वो किचन पे तो लगातार तेज़ी से बरस रहा है। खुश बहुत हो रहे हैं इस बात पे। कमोडिटी में तेजी, ये देखिए, बट हमें नुकसान हो रहा है एक्चुअली, जो घर चलाते हैं और किचन में समय बिताते हैं, इतनी भाव तेज हो गया, काफी बुरा लग रहा है। मेरा बजट पूरा जो एसआईपी की ओर जाता था, थोड़ी एसआईपी कम करके किचन की तरफ जाना पड़ रहा है। क्योंकि अगर आप देखिए जीरा डबल हो गया, 200 रुपये किलो टमाटर हो गया है, 200 रुपये किलो क्रॉस कर चुकी है मिर्ची, मजाक नहीं। अगर आप देखिए ना बहुत फर्क पड़ जाता है। मैं अपने सब्जी वाले से बात कर रहा था कल, जब मैं शाम को सब्जी खरीदने गया था, वो कह रहा था साहब हमने ऐसे दाम ही नहीं देखे। ऑल टाइम हाई प्राइस। सीजनल है, थोड़ी तेजी आती है सीजनल, लेकिन ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई पे आ गया ये। तो इन्फ्लेशन पे कुछ इम्पैक्ट आएगा आगे पीछे, कितना लंबा रहता है कहीं ना कहीं। देखिए हमें जब इतना चुभ रहा है तो ऑफ कोर्स नहीं, कॉमन मैन को फर्क पड़ता है। कितना चुभ रहा है? बिल्कुल फर्क पड़ता है, क्योंकि कॉमन मैन अपनी अर्निंग का बल्क ऑफ द हिस्सा घर खर्च पे खर्च करते हैं। बहुत वो थोड़ी ना बड़ा हिस्सा जो है एसआईपी करते हैं, थोड़ा सा एसआईपी वगैरह इन्वेस्टिंग, ज्यादातर भारत बल्क ऑफ हिस्सा घर खर्च की चीजों में आता है, जिसमें किचन बहुत बड़ा हिस्सा है। करेक्ट। तो ये दिक्कत वाली
बात तो है अभी। प्रभु करें कि ये जल्दी जल्दी दाम थमे, लेकिन बाजार में तो तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। 3-10 हो गए। BTST स्ट्रेटजीज दोनों गैस के ले ली जाएं और शुरुआत करेंगे नागराज से। नागराज 8वें दिन की तेजी है। कोई शॉर्ट आइडिया अगर रेडार पे आ रहा हो तो बता दे, झिझके ना आप। जी हाँ, एक्चुअली फॉलिंग नाइफ इज ऑलवेज डेंजर। कहते हैं कि ऐसे वाले ऊपर के रिवर्स में जो मार्केट जा रहे हैं उसमें शॉर्ट करने का कभी भी मतलब उतना प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से लॉन्ग ही कंटिन्यू रहना चाहिए। मार्केट में अभी भी तेजी बरकरार है। मेरे ख्याल से अराउंड 19,800 का आसपास के एक रेजिस्टेंस बना हुआ है कि 1.382% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लास्ट वीकली का 3 लेग बॉटम टॉप टू बॉटम के हिसाब से। सो आगे ग्रेजुअली मार्केट उधर तक जाएगा। मैं लॉन्ग के हिसाब से ही मेरा एक्चुअली एडवाइस रहेगा। और पावर स्टॉक्स, फर्टिलाइजर स्टॉक्स लाइमलाइट रहेंगे। ऑलरेडी मैं पावर स्टॉक्स से एक पिक दे चुका हूँ। दूसरा मुझे लगता है कि टाटा पावर एक चार्टिकली एक छोटा डिप्स के बाद एक अपसाइड ब्रेकआउट देने की कोशिश की है और 228 230 के आसपास ट्रेड 228 के आसपास ट्रेड हो रहा है। इधर से मेरे ख्याल से एक आगे वाले दिनों में 238 to 240 तक एक हर्डल तक स्टॉक जा सकता है। और क्षितिज आपकी BTST? बिल्कुल अजय जी, देखिए यहाँ पे मैं भी मार्केट के मोमेंटम के साथ ही जाना चाहूंगा। BTST ट्रेड सी लेना यहाँ पे प्रेफर करूंगा। स्टॉक्स मेरे रहेंगे दोनों ही ऑयल एंड गैस में से फिर से मैं पिक करूंगा। जैसे कि स्टार्ट ऑफ द शो मैंने ONGC और गेल रिकमेंड किए थे। अभी मेरी नजर बनी हुई है MGL और IGL के स्टॉक्स के ऊपर। MGL की पहले बात कर रहे थे, महानगर गैस। यहाँ पे स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने एक मोमेंटम कैच किया है। अपना जो की रेजिस्टेंस लेवल था 1100 रुपए का, उसके ऊपर मूव करता दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे पहली पिक रहेगी MGL के अंदर। या ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 1080 रुपए के नीचे। अपसाइड में मुझे लगता है 1135 से 1145 तक के लेवल स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक रहेगा, जैसे कि नाम लिया मैंने IGL का, IGL के अंदर भी काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद एक मोमेंटम कैच होता दिखाई दे रहा है, पोजीशनिंग बनती दिखाई दे रही है। तो दूसरा स्टॉक रहेगा IGL के बाय रिकमेंडेशन रहेगी। स्टॉक ट्रेड कर रहा है लगभग 490 के आसपास। यहाँ पे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 480 रुपए के नीचे, यानी कि 10 रुपए का रिस्क लेंगे हम यहाँ पे। अपसाइड में अगर बात करें तो टारगेट पोटेंशियल स्टॉक के निकल के आते हैं 505, उसके बाद 508। ये दो टारगेट्स के लिए IGL के अंदर मैं बैट करने की सलाह दूंगा। तो MGL और IGL के ऊपर फोकस बना के रखिए। ओके, ठीक है। MGL IGL इस पर आपकी राय रहेगी। अब आज गैस काउंटर्स में अच्छी मूव है भी, तो ये आपकी BTST ट्रेड्स होंगे। पर सुदीप, आपसे समझना चाहेंगे 19,500 भी टच हो गया आज, पहली बार 19,500, यानी आज भी एक रिकॉर्ड लेवल बनाया है निफ्टी ने। हर दिन नए रिकॉर्ड्स ही बन रहे हैं। ऐसे सारे माहौल में कौन से सेक्टर ऑफ द पॉकेट, कौन सी पॉकेट है जो आपको महंगी लगने लग गई है, जहाँ वैल्यूएशन का कंफर्ट नहीं आ रहा है? बहुत सारे ऐसे सेक्टर के अलावा मैं कहूँगा स्टॉक्स हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत वैल्यूएशन रिच लग रहा है। तो इसीलिए हम लोग उल्टा करते हैं। हम लोग तो ढूंढ रहे हैं कि कौन से जगह पे अभी भी वैल्यूएशन ठीक ठाक है, जहाँ पे खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है। जनरली अगर सेक्टर की बात करें तो मैं ये कहूँगा कि मेटल्स क्षेत्र से हम निवेशक को दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, और चाइना में रिकवरी आया नहीं जैसे आने की उम्मीद थी। इसके कारण मेटल में बहुत बड़ा तेजी का संभावना नहीं देख रहे हैं। दबाव थोड़ा बहुत रहेगा, इसीलिए मेटल से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। दूसरा सेक्टर जहां पे हम लोग थोड़ा सतर्क रहने की सलाह निवेशक को दे रहे हैं वो है FMCG, क्योंकि अच्छा सेक्टर है, बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, पर वैल्यूएशन थोड़ा ऊपर चला गया है। तो थोड़ा सतर्क होके, थोड़ा पिक एंड चूज करके शेयर खरीदना चाहिए। तीसरी मैं कहूँगा जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, पर्टिकुलरली जो थर्ड पार्टी के लिए करते हैं, जैसे डिक्सन्स हो गया, एम्बर हो गया, ये सारे टाइप की जो कंपनीज हैं, यहाँ पे भी वैल्यूएशन थोड़ा फुल लग रहा है। तो थोड़ा यहाँ पे भी सतर्क रहना चाहिए, हमारी मानना यही है। और दूसरे तरफ अगर आप देखेंगे, जैसे पहले जिक्र हो रहा था PSU बैंक्स, अपॉर्चुनिटी वहाँ पे है। ऑयल एंड गैस, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। और सबसे दिग्गज कंपनी ऑयल एंड गैस क्षेत्र के रिलायंस इंडस्ट्रीज, वहाँ पे जरूर ध्यान देना चाहिए। रिलायंस में ऑफकोर्स जियो है, रिटेल है, न्यू एनर्जी है, फाइनेंशियल सर्विसेज है। तो रिलायंस पे तो जरूर ध्यान देना चाहिए। और वैसे खास मूवमेंट भी नहीं हुआ, थोड़ा बहुत मूवमेंट जरूर हुआ है पिछले 1-2 दिन में, पर ऐसा कोई बड़ा मूवमेंट रिलायंस में देखने को नहीं मिला। लास्ट कंपनी जिसका मैं जिक्र करूंगा वो है लार्सन एंड टूब्रो।
मूवमेंट हुआ है जरूर, पर अगर आप कंपेयर करें सीमेंस या एबीबी के साथ तो अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटी है लार्सन टुब्रो में, क्योंकि लार्सन कैप गुड्स के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, ये सारे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और ऑयल एंड गैस से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऑयल एंड गैस रिलेटेड बहुत सारे कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी एल&टी करता है और वेस्ट एशिया में ऑयल रिलेटेड तगड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं इनको। एब्सोल्युटली सुदीप, ये सारी पॉकेट्स हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस बीच अब देखिए बाजार में लगातार 8वें दिन तेजी है और इनफैक्ट अभी फिलहाल 19,500 जो कि पहली बार टच भी किया है, निफ्टी ने उसे सस्टेन भी किया हुआ है। तो बाजार में जहां हम एक तरफ देख रहे हैं कि इतनी दौड़ लगाने के बाद, इतना चलने के बाद जहां लग रहा है कि शायद थोड़ी बहुत गिरावट है, कोई डिप का मौका ही नहीं दे रहा है बाजार इंडेक्स ट्रेडर्स के लिए, ठीक है, लेकिन कुछ और स्टॉक्स भी देखते हैं। अपोलो हॉस्पिटल, वहां पर आज को 2.5-3% की मूव है और साथ ही एशियन पेंट जैसे स्टॉक्स में आज एक मूव देखने को मिली है। क्रूड डेरिवेटिव्स जितने भी ट्रेड हैं उनमें ओएमसीज तो एक ट्रेड रहा, वहां तो अच्छी मूव आई, लेकिन एशियन पेंट्स में फिर से दोबारा मूव शुरू हुई है क्या सुदीप? नागराज, सॉरी। जी हाँ, तो ग्रेजुअली ट्रेंड में कई दिनों से हायर टॉप्स हायर बॉटम फॉर्मेशन है डेली टाइम फ्रेम में, और ये स्टॉक 10 डे 20 डे ईएमए के आसपास सपोर्ट लेके अच्छे तरीके से एक अपवर्ड सर्ज हो रहे हैं। मेरे ख्याल से ये अपवर्ड मोमेंटम जो कंटिन्यू है वो तो जारी रहेगा। उसका नेक्स्ट हर्डल रहेगा अराउंड 3530 3540 के आसपास। ये अगर आप देखें इंश्योरेंस स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मूव आया है। स्टार हेल्थ को देखिए, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस को देखिए। ऑफ कोर्स मैक्स लाइफ तो ये आपका लाइफ इंश्योरेंस है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस पहले चल गया, अब नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी चल रहे हैं स्टार हेल्थ जैसे, क्योंकि डेटा बता रहा है कि नॉन लाइफ में जून महीने में 14% की प्रीमियम ग्रोथ दिखाई दी है। लाइफ नॉन लाइफ दोनों में ये पिटे हुए स्पेस है। सुदीप, आप किस पे बेट करना चाहेंगे? जी, हमारा वोट तो लाइफ के ऊपर रहेगा। लाइफ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बहुत कम है और लाइफ इंश्योरेंस में जो पिछले दिनों में कुछ सालों में जो रिफॉर्म्स हुए हैं उससे बिजनेस क्वालिटी भी बहुत अच्छा हो गया है। जो बजट में जो रिफॉर्म आया था हाई वैल्यू पॉलिसी को लेके, उसमें बहुत सारे शंका हम लोगों ने एक्सप्रेस किया, इंडस्ट्री ने एक्सप्रेस किया, पर अगर आप सही मायने में पूछेंगे तो क्वालिटी ऑफ बिजनेस इंप्रूव होता है। इंस्टेड ऑफ एक बड़ा पॉलिसी, अगर आपके पास 15-20 छोटे पॉलिसी से वही वैल्यू आप अचीव कर रहे हो और टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम का, तो वो क्वालिटी ऑफ बिजनेस बेटर है कंपेयर टू एक हाई वैल्यू पॉलिसी। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। और हमारे जो इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनका भी बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है, अच्छा खासा कामकाज हो रहा है। सारे जो चैनल्स हैं, एजेंसी की बात करें, बैंका की बात करें, अच्छा एक्सपेंशन हो रहा है और जो कमीशन स्ट्रक्चर वगैरह वहाँ पे भी एक नियंत्रण आ गया है, एक स्ट्रक्चर आ गया है जो कि वीएनबी को बढ़ाने में वीएनबी को हेल्प करता है। तो ओवरऑल हम ये कहेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस हमारा पसंदीदा सेक्टर है और इस सेक्टर में आप एक्चुअली कोई भी कंपनी खरीद सकते हैं, लंबी अवधि के लिए खरीद रहे हैं, और हमारा वोट HDFC लाइफ और SBI लाइफ की तरफ है। ICICI प्रूडेंशियल में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों स्टॉक में हम खरीदारी की सलाह दे सकते हैं लंबी अवधि के लिए, पर ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी SBI लाइफ, HDFC लाइफ होगा। नॉन लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, पर नॉन लाइफ बिजनेस बहुत वोलेटाइल रहता है और नॉन लाइफ बिजनेस आपको एवरी ईयर का परफॉर्मेंस मॉनिटर करना पड़ता है, और वेरएज लाइफ इंश्योरेंस एक लंबी अवधि के लिए चलता है। आपने एक पॉलिसी किया, उसका प्रीमियम आप 10-20 साल दोगे, वेरएज नॉन लाइफ साल का प्रीमियम होता है। तो बिजनेस का जो डायनामिक्स एवरी ईयर चेंज करता है डिपेंडिंग ऑन हाउ यू परफॉर्म। तो इसीलिए हमारा वोट लाइफ इंश्योरेंस की तरफ है। ओके, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो इंश्योरेंस स्पेस की बात हुई, लेकिन इस वक्त जो ट्रेंड दिख रहा है निफ्टी पर भी, इस वक्त मैं कुछ डेटा पॉइंट से देख रही हूँ, 19,600 की भी कॉल में बाइंग है, ऊपर की स्ट्राइक्स में और फर्दर बाइंग दिख रही है आपको। 19,500 आने के बाद भी बाजार में किसी तरह की कोई थकावट नहीं दिख रही है, एग्जॉशन के साइन नहीं दिख रहे। 19,600 19,700 दोनों कॉल्स में बाइंग दिख रही है और बड़ा बेस नीचे बनता जा रहा है। जिस तरह से पुट राइटिंग आपको 19,300 19,400 पे दिख रहा है, तो एक बड़ा सपोर्ट दिख रहा है। रेंज तो ऊपर की तरफ एक्सपैंड हो गई है क्षितिज, 19,600 700 की कॉल में बाइंग है, लेकिन कहाँ ऊपर रेजिस्टेंस जोन पॉसिबली कहाँ दिख रहा है अभी?
देखिए यहाँ पे अगर हम लोग टेक्निकल सेटअप पे या फिर डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बिल्कुल आपने यहाँ पे सही पॉइंट आउट किया। 19,500 पे हम लोग काफी ज्यादा कॉल राइटिंग ऑब्जर्व कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं हमें फील हो रहा था डेरिवेटिव डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से कि 19,500 के लेवल को ब्रेक करने से पहले थोड़ा सा मार्केट शायद एक पॉज लेता दिखाई दे। लेकिन आज एक्सपायरी के चलते जिस तरीके की मूव्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं, हैवी वेट्स के अंदर बाइंग देखने को मिल रही है। रिलायंस ने अच्छा मोमेंटम कैच किया है, निफ्टी 19,500 के ऊपर जाके सस्टेन करता दिखाई दे रहा है, विच एक्चुअली पॉइंट्स की ये जो तेजी है फिलहाल जल्दी तो नहीं थमने वाली। तो फिलहाल तो ये सलाह रहेगी शॉर्ट प्लेयर्स को कि फिलहाल मार्केट से थोड़ा सा दूरी बनाएं। ऊपरी स्तरों की अगर बात करें तो 19,550 के ऊपर अगर टेक्निकली मार्केट एक बार निकलती है तो अगले लेवल निकल के आते हैं 19,675 के, तो 19,675 के लेवल्स यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं विद द सिनेरियो की मार्केट यहाँ 19,500 के ऊपर कंटिन्यूअसली सस्टेन करनी चाहिए। करेक्ट, लेकिन जिस तरह का बेस बनता जा रहा है, एटलीस्ट आप ये तो जानते हैं कि एक रेंज 19,300-400 पर अगर पुट की राइटिंग हो रही है तो आपको बेस तो दिख ही रहा है, ठीक है, रेंज भी एक्सपैंड हुई है फॉर श्योर। आज बड़े जो ट्रेड्स हैं उसमें एक और फार्मा का भी ट्रेड दिखा, फार्मा स्पेस में और उन काउंटर्स में जहां पर भी सुदीप से इनफैक्ट बात करता है। सुदीप, इंटरेस्टिंगली फार्मा स्पेस खैर चल भी रहा है, लेकिन स्पेशली उन स्टॉक्स के लिए एक तो जिनके एक्सपोर्ट्स यूएस बेस्ड थे और जिनमें एपीआई बिजनेस का एक बड़ा चंक था, बड़ा सेगमेंट था, वहां पर कहीं ना कहीं अब आपको टर्न अराउंड दिख रहा है। फार्मा स्पेस पर आपका क्या व्यू है और कौन से सेगमेंट्स और पॉकेट्स आप देख रहे हैं? स्पेस पे हमारा व्यू ये है कि यूएस मार्केट में जो प्रॉब्लम्स थे, जो प्राइसिंग प्रेशर्स था, जो चैलेंजेस थे, वो अभी तक दूर नहीं हुआ। हाँ, पिछले दिनों में कुछ एक्साइटमेंट वापस आया है और हम देख रहे हैं कुछ शेयर के प्राइसेस भी बढ़े हैं। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज की अगर बात करें तो लुपिन में भी ट्रैक्शन देखने को मिला। पर हमारा व्यू तो यही होगा कि अगर आपको थोड़ा सेफ रहना है तो आप डोमेस्टिक फोकस फार्मा कंपनीज पे ध्यान दीजिए। वहाँ पे सेकुलर ग्रोथ है और आने वाले दिनों में जैसे कहते हैं स्काई इज द लिमिट इनके ग्रोथ का। तो इसीलिए हम कहेंगे कि जैसे मैनकाइंड फार्मा पिछले दिनों में इशू आया था, बहुत अच्छा सब्सक्राइब हुआ था, उनका करीब 95-96% डोमेस्टिक बिजनेस है और उन्होंने ऐलान भी किया है कि उनका फोकस कंटिन्यूअसली डोमेस्टिक बिजनेस पे ही रहेगा। वो एक्सपोर्ट पे ध्यान नहीं देंगे, इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो मैनकाइंड फार्मा जैसे कंपनी या जिसी भी कंपनी का, फार्मा कंपनी का डोमेस्टिक बिजनेस बढ़ रहा है, डोमेस्टिक बिजनेस पे जिनका फोकस है, वहाँ पे हम लोगों को लगता है ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में पर्टिकुलरली यूएस मार्केट जो कि सबसे बड़ा मार्केट है, वहाँ पे प्राइसिंग प्रेशर और चैलेंजेस बहुत है और वो दूर नहीं हुआ। क्या बिल्कुल यूएस प्राइसिंग इनफैक्ट बेटर हुई है और डोमेस्टिक ब्रांड्स के लिए भी वॉल्यूम और वैल्यू टर्म्स में भी चीज़ें सुधरती हुई दिख रही है फार्मा स्पेस में, इसलिए आप तो कई सारे ग्रीन शूट्स भी दिख रहे हैं। लेकिन अब चलिए जाते जाते, क्योंकि अब 2-3-4 मिनट ही रह गए हैं, कुछ और ट्रेड्स पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बॉश में एक आपको अच्छा लॉन्ग बिल्टअप दिख रहा है आज, क्षितिज, क्या ये एक बाइंग स्ट्रैटेजी हो सकती है? बिल्कुल प्रियंका, यहाँ पे देखिए बॉश लिमिटेड की बात करें तो बड़े बड़े मूव्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। हालांकि यहाँ पे अगर नेचर है स्टॉक की अगर बात करें तो स्लो एंड स्टेडी मूव्स देता है, तो यहाँ पे अगर किसी को पोजीशन बनानी है तो थोड़े पेशेंस के साथ बनानी पड़ेगी। चार्ट स्ट्रक्चर काफी ज्यादा पॉजिटिव है, इनफैक्ट यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ विद राइज इन प्राइस लॉन्ग बिल्डअप होता दिखाई दे रहा है। ऊपरी स्तरों की बात करें तो 19,600 का एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है स्टॉक में। एक बार स्टॉक 19,600 के लेवल्स को डिसिसिवली क्रॉस करता है तो अपसाइड मुझे लगता है 20,200 तक के लेवल्स को टेस्ट करने का पोटेंशियल लगता है। बट अगेन आई विल रिपीट, स्टॉक के अंदर स्लो एंड स्टेडी मूव्स देखने को मिलते हैं हमेशा, तो थोड़ा पोजीशन को मेंटेन करके चलिए, होल्ड करके चलिए, तो 20,200 के लेवल्स यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। बॉश में क्योंकि लॉन्ग बिल्टअप अच्छा दिख रहा है और ऊपर की मूव्स पॉसिबल है, तो यहाँ बाय की रिकमेंडेशन हमें क्षितिज बॉश के स्टॉक में तो दे रहे हैं। लेकिन आज दिन भर में अच्छा एक्शन, फिर से एक और रिकॉर्ड लेवल देखने को मिला। 8वां दिन है जब बाजार में आपको तेजी दिख रही है। निफ्टी 19,500 के पास और उसके आसपास ही टिका हुआ है और ऊपर की तरफ फ्रेश बाइंग, यानी रेंज ऊपर की तरफ और एक्सपैंड दिख रही है। भले ही पीसीआर 2 पहुंचा हो, लेकिन किसी तरह का भी आपको फियर इंडेक्स यानी वॉलेटिलिटी विक्स में कहीं कोई चेंजेस दिख रहे हैं। अब भी आप देखें तो माइनर से ही चेंज है, सिर्फ आधा % गिरा हुआ है विक्स। तो यानी कहीं ना कहीं बाजार में जो ट्रेडर्स का जो इस रुझान बना हुआ है, मोमेंटम है, वो खरीदारी का ही बना हुआ है, कोई फियर का एलिमेंट दिख भी नहीं रहा है। एग्जॉशन जरूर कुछ कुछ स्पेस में दिख रही है, लेकिन आप अगर लार्ज कैप्स में देखें, लार्ज कैप्स में चाहे वो फार्मा, चाहे वो आपके ऑटो स्पेस हो, एनर्जी पैक में रिलायंस जैसे काउंटर्स हो, बैंक्स, पीएसयू बैंक्स वो सारे वापस आए हैं। प्राइवेट बैंक्स में थोड़े से कल प्रॉफिट बुकिंग आपको एचडीएफसी ट्विंस में दिख रही थी, वो भी आज वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो ओवरऑल सारी पॉकेट्स में, और लगार्ड्स जहां मेटल और आईटी थोड़े लगाड़ थे, वो इस हफ्ते से भी चल रहे हैं।
पावर स्पेस वापस आ गया, रियल एस्टेट स्पेस आज फिर से आपको बड़ा मोमेंटम दिख रहा है, तो सारी पॉकेट्स में आपको अच्छी वाइब्रेंस दिख रही है। फार्मा एफएमसीजी तो ऑलरेडी अच्छे खासे जो डिफेंसिव बेट्स के तौर पे देख रहे थे वो भी अपनी एक चाल ही चल रहे हैं। लेकिन मार्केट को आज के दिन को कंक्लूड करें अगर हम, तो अभी फिलहाल आपको बड़े टॉप काउंटर्स कौन से दिख रहे हैं। ये हफ्ता भी आपको ऑटो के नाम जाता हुआ दिख रहा है, जिस तरह की मूव्स, बड़ी मूव्स दिखाई दे रहे हैं। आज एमएनएम 5% की तेजी के साथ आपको क्लोज होते हुए दिखाई दे रहा है। टॉप गेनर में आज तीसरा दिन होगा जिस 3 दिनों में आपको पहले टॉप 5 काउंटर्स में 2 स्टॉक्स तो ऑटो के हैं ही हैं। अगर बजाज ऑटो चला, हीरो मोटोकॉर्प चला, मारुति सुजुकी ने 10,000 का लेवल इसी हफ्ते पार किया, तो आपको एमएनएम भी आज फिर से 5% की तेजी के साथ टॉप गेनर क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। पावर ग्रिड दूसरा बड़ा काउंटर, पावर स्टॉक्स में चाहे टाटा पावर की बात हो, स्मार्ट मीटर के उन्हें ऑर्डर मिले हो, टोरेंट पावर, फार्मा मिड कैप स्पेस में हो, उसी तरह लार्ज कैप्स में आप पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स को देखें, एनटीपीसी जैसे काउंटर्स को देखें, इनमें मूव फिर से पावर स्टॉक्स में करंट आपको दिखाई दे रहा है। हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक्स पे, हॉस्पिटल सेगमेंट की अगर बात करें, हेल्थ केयर की, तो अपोलो हॉस्पिटल में आपको फिलहाल 3-4% की मूव दिख रही है। लेकिन इस बीच एक आपको फ्लैश इंपॉर्टेंट जो जी के काउंटर पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस वक्त की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कोई भी लेनदार मर्जर की शिकायत नहीं कर सकता। ये कुछ फ्लैशेस आ रहे हैं। आप जी का एनसीएलटी में मैटर जो चल रहा है उसको लेकर पुनीत गोयनका के काउंसिल की तरफ से ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं कि उनका कहना है एनसीएलटी को उन्होंने जो अपनी बात रखी है कि कोई भी लेनदार जो है वो मर्जर की शिकायत नहीं कर सकता, क्योंकि बड़ा जो कैच फंसा हुआ है अभी वो जी और सोनी के मर्जर को लेकर ही है। ठीक है, चलिए तो कंक्लूड करते हैं बाजार को। मेजर ऑफ द मूव्स आज सुबह से ही हमने एफएमसीजी मेजर्स लाइक ब्रिटानिया, नेस्ले, इन्हें टॉप स्पेस में देखा, टॉप 5 स्पेस में देखा, और वो सस्टेन भी करें मूव। थोड़े से गेन जरूर सुबह के कंपैरिजन में रोड हुए हैं, लेकिन एफएमसीजी पैक की चाल में बड़े प्लेयर्स और चाहे मिड कैप में थोड़ी सी मेरिको से सॉफ्ट नंबर्स के कारण जो बिजनेस अपडेट्स आए हैं वहां पर थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी, लेकिन वो भी एक रिकवरी ट्रेड दिख रहा था क्योंकि फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस उन्होंने स्ट्रॉन्ग दी है। दूसरे स्टॉक्स आप देखें, ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स वहां पर अच्छा खासा अंडर रिकवरी जब उनकी कुछ रह नहीं गई। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी सभी में अच्छी मूव है, बड़ी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं इनके लिए ये क्वार्टर अच्छा हो सकता है अर्निंग के लिहाज से, और मूव्स अर्निंग से पहले बाजार वेट नहीं करेगा, अर्निंग से पहले आपको मूव भी दिख रही है। रिलायंस की पार्टिसिपेशन ने ही आज निफ्टी को 19,500 के पार भी लेके गया है, क्योंकि 2% का कॉन्ट्रीब्यूशन इस हैवी वेट से, जिसका 10-12% का वेटेज है, बड़ा कॉन्ट्रीब्यूट करता है। दूसरे कुछ स्टॉक्स में हिंडाल्को, कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स हैं। लगातार निफ्टी पे कहाँ है, आयशर मोटर 3 डे इन अ रो आपको टॉप लूजर आयशर मोटर दिख रहा है, 10-12% लगभग आप उस पर डेंट देख चुके हैं पोस्ट द कंपटीशन इंक्रीजिंग इन द स्पेस। एचडीएफसी लाइफ में सॉफ्टनेस है। मारुति सुजुकी कल 10,000 इन्विक्टो के लॉन्च के बाद जो मूव आई, आज थोड़ी सी सॉफ्टनेस वहां दिख रही है। बजाज फाइनेंस इस हफ्ते के स्टार्ट में जो बिजनेस अपडेट स्ट्रॉन्ग है उसके बाद से वहाँ थोड़ी सी सॉफ्टनेस अब दिख रही है, और कुछ प्राइवेट नेम्स लाइक इंडसइंड बैंक, प्राइवेट बैंक्स नेम्स लाइक इंडसइंड बैंक थोड़े वीक हुए हैं आज, या फिर इसे प्रॉफिट बुकिंग कहना चाहिए। आईटी मेजर्स में आज बड़ा सपोर्ट नहीं मिला, और इनफैक्ट अब क्लोज में आप देखें तो लूजिंग साइड पे एचसीएल टेक, इन्फोसिस, इन दोनों काउंटर्स को आप देखें तो पहले फर्स्ट 10 काउंटर्स में आ जाएंगे, और अब इस हफ्ते से ही इनफैक्ट अर्निंग सीजन की जो शुरुआत होगी पहले आईटी मेजर्स के साथ होगी। एचसीएल टेक 12 तारीख को एचसीएल टेक और टीसीएस के नंबर्स आने हैं, तो उन पे जरूर नजर होगी। और उससे पहले आपने देखा 2 दिन तो आईटी पैक में ट्रेड दिखा, लेकिन अभी फिलहाल वहाँ थोड़ी सॉफ्टनेस जरूर दिख रही है। मिड कैप स्पेस में, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में भी कई सारे काउंटर्स में अच्छा खासा एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस अपडेट्स एंड न्यूज फ्लो था, और आज भी डिविडेंड का ट्रिगर में हिंदुस्तान जिंक, टोरेंट पावर जैसे स्टॉक्स में, सन टीवी नेटवर्क में आपको 2% की यहाँ पर तेजी दिख रही है, और साथ ही जी एंटरटेनमेंट का स्टॉक 2.5% अब तेज हो चुका है, क्योंकि यहाँ बात की जा रही है कि सैट से प्रतिकूल आदेश मिलने पर भी मर्जर नहीं रोका जाएगा। तो बड़ी जो मैटर एनसीएलटी में, सैट में दोनों के अधीन था, और उसी के चलते यहाँ पर बात लगातार की जा रही थी कि किस तरह की मूव होगी। एक बार क्विकली इस पूरे मैटर पर फिर से अगर नजर दौड़ाएं, और ये 4-4.5% की मूव आपको लास्ट आवर में ज्यादा देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ मैटर जी एंटरटेनमेंट को लेकर जो एनसीएलटी से बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स आने थे, उसमें अभी फिलहाल आपके पास जो बड़ा अपडेट आ रहा है वो पुनीत गोयनका की तरफ से अपडेट आ रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मर्जर की रास्ते में किसी तरह से भी जो लेनदार है उनकी कोई शिकायत नहीं आ सकती है। कई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जी एंटरटेनमेंट के सोनी के साथ मर्जर पर, और उसमें नए एपिसोड्स में आपको एक ये नया एपिसोड भी दिख रहा है। इस पर कुछ और रिएक्शंस भी लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से अगर इस
जी के एपिसोड को फिर से देखें तो जी के प्रमोटर्स जो कि सैट में जा चुके थे इस पूरे मैटर को लेकर और सेबी अगेंस्ट द सेबी ऑर्डर, आपको याद होगा सैट को ये जो पूरी अपील थी, मैटर था, वो आना था और जिसके बाद सेबी से कई सारे डेवलपमेंट हुए। पीछे की अगर हम बात करें तो उसमें पुनीत गोयनका को, सुभाष चंद्रा को डायरेक्टोरल पोजीशन होल्ड करने से बार्ड भी कर दिया गया था, की मैनेजर रोल से बार्ड कर दिया गया था इनफैक्ट। और उसी के बाद आपके सारे डेवलपमेंट्स देखने को मिले थे। लेकिन फिलहाल जी एक ऐसा स्टॉक भी है जिसमें इन बेसिस पर इनफैक्ट सुदीप बंदोपाध्याय है हमारे साथ, उनसे समझते हैं। सुदीप, इस पूरे न्यूज़ पर इस अपडेट से क्या टर्न अराउंड हो सकता है स्टोरी पर? देखिए, मर्जर तो जी के लिए बहुत ही जरूरी है और एक गेम चेंजर है और ये मर्जर का इंतजार सब लोग कर रहे हैं, मार्केट कर रहा है, सोनी कर रहा है, जी तो जरूर कर रहा है। और मर्जर होना जो जितने भी शिकायत आ रहे हैं इसके साथ सही बात है कि मर्जर का कोई लेना देना नहीं है, किसी को कोई पैसा लेना है, किसी को पुनीत गोयनका अच्छा नहीं लगता है, पर इसके साथ मर्जर का एक्चुअली कोई रिलेशन नहीं है। तो हमारा व्यू तो हमेशा से ये रहा है कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर मर्जर हैपेंस और कोई निवेशक अगर थोड़ा एग्रेसिव है, थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो जी में जरूर खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है अभी भी। और ये मर्जर के बाद जो कंसोलिडेटेड एंटिटी होगा उसका पोटेंशियल और उसका अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है। वो एक दिग्गज प्लेयर बन जाएगा इंडस्ट्री में, कॉम्बिनेशन ऑफ जी एंड सोनी। ये मर्ज्ड एंटिटी जो होगी वो एक बड़ी एंटिटी होगी, लेकिन रास्ते में कई सारी जो दिक्कतें आ रही हैं वही इस वक्त बड़ा कैच है। क्योंकि आपको याद होगा कि पुनीत गोयनका जी ने थोड़े दिन पहले ये बात भी कही थी और ये क्लियरली उन्होंने तब भी कहा था कि ये जो मर्ज्ड एंटिटी होगी वो सीईओ हो या ना हो, ये एंटिटी ज़रूर मर्ज होगी जी और सोनी के बीच की और उसी को लेकर सारा कैच भी चल रहा है। लेकिन जी का स्टॉक इनफैक्ट सुदीप, एक बार आपने जिस तरह से बात की मर्ज एंटिटी हो जाएगी क्योंकि शेयर होल्डर और बाजार का इन्वेस्टर उसे इस पर्सपेक्टिव से ही देखेगा। लेकिन आप देखें तो जी में एक बड़ी पार्ट ऑफ द मूव पहले आई थी जब मर्जर की बातें चली थी, तब से अब इन सब हिकअप से जी के स्टॉक के प्राइस को भी फर्क पड़ने लगा है। और देखिए, जो हम लोग मानते हैं कि जी का मर्जर के बाद वैल्यूएशन यहाँ से भी 20% प्लस ऊपर जाना चाहिए क्योंकि जो सारे कंसोलिडेशन के बाद बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा, मार्केट शेयर ओवरऑल बहुत अच्छा हो जाएगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो भी सोनी का भी है, वो शायद वो कंबाइन होने के बाद वो भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। एक अच्छा कंपटीटर बन जाएगा जियो का और जियो ग्रुप ऑफ चैनल्स का और टीवी 18 ग्रुप के चैनल्स का साथ अच्छा कंपटीशन में आ जाएगा और ओवरऑल एड रेवेन्यूज भी बढ़ने की उम्मीद तगड़ा है क्योंकि इलेक्शन सीजन आ रहा है और जैसे हम जानते हैं कि इलेक्शन सीजन में एड रेवेन्यूज बढ़ते हैं, इकोनॉमी में भी ट्रैक्शन है, वो भी हेल्प करता है एड रेवेन्यू बढ़ाने में। तो ओवरऑल हम लोग मीडिया सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव व्यू मेंटेन कर रहे हैं अगला 1-1.5 साल के लिए और मीडिया सेगमेंट में जी सोनी मर्जर एक बहुत बड़ा इवेंट है और यहाँ पे मर्जर होगा ही और मर्जर के बाद बहुत अच्छा नतीजा एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी के शेयर होल्डर्स के लिए। बिल्कुल, आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन थोड़े से और पीछे के अपडेट्स की बात करें क्योंकि ये जो एनसीएलटी का मैटर था ये आई थिंक लास्ट वीक ऑफ जून में होना था, उसे फिर आगे टाला गया था और नेक्स्ट हियरिंग की बात की जा रही थी, सैट में भी हियरिंग थी और बात बार बार यही की जा रही थी। थोड़ी सी अनसर्टेनिटी तो थी मर्जर को लेकर और बड़ी बड़ी ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स भी इनफैक्ट जी के स्टॉक पे आई हैं कि यही एक बड़ा ऑब्स्टिकल है। लेकिन सेबी का ऑर्डर फाइनल होने पर इफेक्टिवली एक की एलिमेंट मर्जर के लिए रहेगा कि गोयनका वुड बी द सीईओ ऑफ द मर्ज्ड एंटिटी। बट फिलहाल अभी जो अपडेट एनसीएलटी से यहाँ जो एक बड़ा अपडेट आ रहा है इस हियरिंग में वो यही कि पुनीत गोयनका की तरफ से कहा गया है एनसीएलटी में, उनके वकील की तरफ से ये बयान दिया गया है कि कोई भी लेनदार ये शिकायत नहीं कर सकता मर्ज्ड एंटिटी को लेकर, मर्जर की शिकायत नहीं कर सकता। और इनफैक्ट यही बात अगर हम पुरानी जो अपडेट्स देखें क्योंकि इस पूरे मर्जर में सुदीप 96% शेयर होल्डर्स का ही बेनिफिट होने वाला है, बड़ी एंटिटी होगी, बड़े एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज होंगे और इनफैक्ट आप देखें तो इसमें कई सारे बड़े एचएनआईज और बड़ी इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टेड हैं। प्लूटस वेल्थ ने कुछ समय पहले ही जी में स्टेक खरीदा है, बहुत सारे की
बहुत सारे की जो व्यूअर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो इसमें ज़रूर इस बड़े मर्जर का, इस बड़े माइलस्टोन का पूरे होने का इंतजार करें। देखना होगा कि और फर्दर अपडेट्स क्या आते हैं। आगे हम अंकुश से भी जुड़ेंगे जो इस पूरे खबर को ट्रैक कर रहे हैं, उनसे फ्रेश अपडेट भी इस पर लेंगे। लेकिन फिलहाल शो को यहीं वाइंड अप करते हैं। सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, नागाराज और साथ ही क्षितिज हमें टेक्निकल एनालिसिस देने के लिए। आज का बाजार एक फिर से एक शानदार दिन पे आज क्लोज हुआ है।